संपत्ति, जिसमें 2000 करोड़ की संपत्ति जिसका अधिकार हमारे देश के वीरों का था, हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता के सेनानियों का था, उसको लूटकर एक परिवार की जेब में डालने का जब कार्य किया गया तो यूपीए की सरकार थी जब एक कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आपराधिक मामले सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज करवाने के आदेश दिए। क्या कोर्ट भी चुप कराने की साजिश कर रहा था? और क्या कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा था? आज तक जयराम रमेश जी और कांग्रेस पार्टी को ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली है इस 2000 करोड़ के मनी हाइस्ट पर, परंतु फिर भी बार बार विक्टिमहुड कार्ड खेला जाता है। इनकम टैक्स का रीअसेसमेंट ऑर्डर आया, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कोई राहत नहीं मिली। क्या जयराम रमेश जी तब भी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको चुप कराने की साजिश कर रहा था? देखिए, दिक्कत की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आईएनसी जिनकी विचारधारा है आई नीड करप्शन, वो लोग ईडी के सामने तो चुप हो जाते हैं, ईडी के सामने तो साइलेंट हो जाते हैं और सड़कों पे किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता वायलेंट हो जाते हैं, किस प्रकार से महात्मा गांधी के सत्याग्रह का नाम लेते हुए सड़कों पर हत्याग्रह मचाते हैं, किस प्रकार से स्कैमाग्रह मचाते हैं, ये हमने देखा है। वहीं इसके अलावा बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर पात्रा चौल घोटाले में ईडी की 3 जगहों पर रेड की खबर सामने आई। एक टीम अभी भी इस समय कार्रवाई कर रही है। ईडी की 2 टीमें दफ्तर फिलहाल लौट चुकी हैं। आपको बता दें, इस पूरे घोटाले के आरोपी संजय राउत अभी भी ईडी की हिरासत में हैं। संजय राउत की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 अगस्त तक वो कस्टडी में हैं, लेकिन संजय राउत के करीबियों पर भी अब शिकंजा कसता हुआ नजर आता है, क्योंकि ईडी ने संजय राउत के करीबियों पर की भी अब तलाश शुरू कर दी है। ये भी देखा जा रहा है कि इस पूरे घोटाले में संजय राउत का साथ किसने दिया, इस घोटाले का हिस्सा कौन कौन था, कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। संजय राउत के करीबियों के ठिकानों पर ईडी रेड को लेकर क्या कुछ अभी तक अपडेट है, देखिए हमारी साथी शिवानी की एक रिपोर्ट में। एक पूरा बैग था जो कि लिफाफे से भरा हुआ है, यानी कि जिसके अंदर कई सारे पुख्ता दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स है। तो कह सकते हैं कि ईडी की एक टीम जिसने रेड की है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ ईडी के दफ्तर लौटी हुई है। हालांकि इसके अलावा एक और टीम जो है मुंबई के ही एक स्थान पर जो है गोरेगांव इलाके में कहा जा रहा है पत्राचौल के करीब जो दफ्तर है कंस्ट्रक्टर्स के, वहां पर जो है अपनी रेड को कंटिन्यू कर रही है। हालांकि इसमें अहम जानकारी ये होती है क्योंकि कल ही जो है ईडी को कस्टडी मिली है संजय राउत की, उनके साथ कल भी कोर्ट से वापस आने के बाद सवाल जवाब का सिलसिला ईडी द्वारा लगातार कंटिन्यू किया गया था। रात के 10 बजे तक जो है क्वेश्चनिंग हुई है संजय राउत की, उन्होंने भी कई सारे स्टेटमेंट जो है क्लैरिफिकेशन के तौर पर दिए हैं और आज ही सुबह 2 टीम्स निकली हैं, जिसमें से एक टीम दोबारा ईडी लौट आई है। हालांकि देखना ये होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स अब उन्हें मिले हैं ये पत्राचाल की लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर उसके ट्रांजैक्शंस को लेकर हैं, जिसमें 400 से ज्यादा करीब कंप्लेंट्स हैं म्हाडा के पास। साथ ही साथ म्हाडा के अनऑफिशियल ऑर्डर्स के ऊपर किस तरह से काम हुए थे, आशंका जताई जा रही है कि ये तो 9 बिल्डरों को चौल की जमीन बेचे जाने का आरोप है, जिस तरह से संजय राउत पर बताया जा रहा है किस तरह से यहां पर फ्लैट खरीदारों से 138 करोड़ रुपए जुटाए गए और एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। और इस पूरे घोटाले का जो मुख्य चेहरा सामने आया वो संजय राउत के तौर पर था। हालांकि संजय राउत के साथ में और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, अभी इसकी भी तलाश